आज के दिन नेटवर्किंग से थोड़ी नेटवर्किंग को चालू कर लेते थोड़ा सा। जहाँ बाकी पिछले दिनों में मैंने नेटवर्किंग को सबसे एंड में रखा था, आज पहले रख लेते हैं। और नेटकैट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेटकैट क्या टूल है, क्या काम करता है, क्या किस तरह से इसमें ट्रैफिक एक साइड से दूसरी साइड तक जाता है ना, और क्या क्या चीजें हो सकती है विद द हेल्प ऑफ नेटकैट। पूरा बेसिक से लेके ना पूरा डेप्थ तक इसका नॉलेज मैं देने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। देखना, देखो अ, कितने लोग हैं? 18 लोग। हाँ चलो ठीक है। तो अ, आपका ना नेटकैट अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, एक टूल है नेटकैट जिसकी मदद से आप टीसीपी या फिर यूडीपी पैकेट्स ना ट्रांसफर करते हो, शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, है ना। नेटकैट ये आपका टूल का नेम है। अच्छा, एक तो ओपन बीएसडी ने बनाया है ये एक टूल, है ना। नेटकैट सेम किसी दूसरे ने, शायद मेरे ख्याल से एनवेब वालों ने भी बनाया है या फिर किसी और ने बनाया है, मालूम नहीं मेरे को। बट ये दो नेटकैट होते हैं अपने। दोनों शायद एक दूसरे से रेफरेंस लेके बनाया होगा, बट अभी तो दोनों एक जैसे काम करते हैं, बिल्कुल सेम है इस टाइम पे तो। बट अगर आप 2-3 साल पहले की बात करोगे तो एक में हाइफन ई नहीं था, है ना। ऐसे ऐसे 2-3 चीजें होती है, डिफरेंस था। अभी तो वो दोनों सिमिलर है, तो आप बेसिकली ऐसे लिखो ऐप इंस्टॉल नेटकैट, ओके, एनकैट, अच्छा ओके, ओपन बीएचडी एंड ट्रेडिशनल, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो नेटकैट ओपन बीएचडी हाइफन ओपन बीएचडी इंस्टॉल करते टाइम पे। तो ये इंस्टॉल कर देगा। सिंपल सा कमांड है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऐप आपका एक पैकेज मैनेजर है लिनक्स के अंदर, है ना। किसी भी पैकेज को इंस्टॉल इंस्टॉल करते टाइम पे, किसी भी पैकेज को आपको इंस्टॉल करना हो ना, तो आप कौन सी कमांड देते हो? ऐप इंस्टॉल और पीकेजी नेम। क्या कमांड देते हो आप? ऐप इंस्टॉल और उसके बाद जो भी पैकेज का नाम है आपका, है ना। और आपको जैसे मान के चलो आपको अभी याद नहीं आ रहा यार कि वो जो पैकेज है वो क्या है, तो आप सर्च कर, मतलब ऐसे थोड़ा सा आइडिया है आपको कि नेट कुछ करके है, तो आप सर्च कर सकते हो नेट नेट, है ना। तो वो बताता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल दिख रहा है ना, ओपन बीएचडी वाला दिख रहा है, और ये भी कुछ दिख रहा है नेटकैट फॉर 21st सेंचुरी, मालूम नहीं मेरे को, कभी यूज नहीं किया, है ना। यहाँ नीचे देखो सो कैट भी दिख रहा है, इसी की जैसा है। और पॉन कैट भी दिख रहा है, इससे काफी अच्छा है। जॉन हेमंड को अगर आप लोग जानते हो तो शायद मेरे ख्याल से उसका कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, पॉन कैट के अंदर कुछ, ठीक है। तो ऐप आपका पैकेज मैनेजर होता है जिसकी मदद से आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो ना पैकेजेस को अपने सिस्टम में। और ये काम करता है आपका डेबियन सिस्टम्स में, है ना, या फिर उबंटू में, है ना। इन दो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करता है आपका ऐप। और भी होते हैं पैकेज मैनेजर, जैसे एक होता है स्नैप होता है ना, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो स्नैप को। और फिर आप ऐसे कमांड दोगे स्नैप इंस्टॉल ऐप की जगह, है ना। सिंपल सिंपल सी चीज है। और भी पैकेज मैनेजर होते हैं, जैसे यम हो गया, है ना। और भी होते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो उन सब के बारे में, नेटकैट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं लिखूंगा नेटकैट, है ना। नेटकैट लिखने पे से ये मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देता है यहाँ पे। और इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है ना, वो ये है कि आप एक डेस्टिनेशन देते हो और एक पोर्ट देते हो जहां से आपको कनेक्ट करना है। डेस्टिनेशन क्या? डेस्टिनेशन में मेरे को क्या देना पड़ता है? डेस्टिनेशन में मान के चलो google.com। google.com एक एक ऐसा वो है ना, डोमेन है ना जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और इस डोमेन के ऊपर एक सर्विस है google.com। हालांकि मतलब एक डोमेन है, उसको आईपी में रिजॉल्व करना पड़ेगा अपने को, है ना। मैं जरा आ देता हूँ आईपी इसकी, ये आईपी है पिंग, सॉरी पिंग हो चुका है। इसकी आईपी यहाँ से मैंने निकाल ली, और उसका नेट कैट से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इस आईपी को, या फिर google.com भी लिख सकता हूँ सिंपली मैं। बट असली चीज यहाँ पे है कि इस डेस्टिनेशन के बाद ना आपको एक ऐसी सर्विस पोर्ट नंबर देना पड़ेगा जो वहां पे रन कर रहा है उस आईपी पे या फिर उस डोमेन पे। जैसे इस टाइम पे google.com पे क्या रन कर रहा है आपका? google.com पे कौन सा सर्विस रन कर रहा है? HTTP सर्विस,
80 पे रन कर रहा है और HTTPS सर्विस रन कर रही है 443 पे रन कर रही है, तो मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हैंग कर रहा है। हो सकता है कि कनेक्ट हो गया हो, अगर क्योंकि नहीं होता है ना, तो जैसे ओके 91 901 एलिवेट, तो मैंने यहाँ पे कुछ ए डाला और एंटर किया, तो ये मेरे को देखो HTTP रिक्वेस्ट दे रहा है, HTTP रेस्पॉन्स दे रहा है, सॉरी, देख रहे हो, ऐसे ही तो आता है HTTP रेस्पॉन्स की HTTP हेडर हो, उसके बाद बताता है कि कौन सा स्टेटस कोड रहेगा वहाँ पे, है ना, बताता है बैड रिक्वेस्ट है कि कैसी रिक्वेस्ट है, और उसके बाद सोर्स कोड रहता है HTML का, बीच में हेडर्स होते हैं, डेट हेडर, कंटेंट हेडर, है ना। तो ये है क्या चीज, मतलब कि हमने क्या किया अभी यहाँ पे, मैंने सिंपली कमांड दी नेट कैट, और उसके बाद कोई आईपी दी, सॉरी, उसके बाद कोई गूगल डोमेन दिया या फिर उसकी आईपी दी, गूगल की जगह मैं आईपी भी दे सकता हूँ, और उसके बाद एक कोड दे दिया 80। उसके बाद जब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, जैसे ए एंटर किया मैंने, या फिर चलो कुछ भी चलो रुको, इसको ना इस तरह से करके देखते हैं। तो मैंने पिछली बार सिखाया था आपको पाइप की, हाइफन ई देना पड़ेगा, प्रेस करके देखते हैं कि ना ए /r/n/n, अभी बताता हूँ इसको ऐसा मैंने क्यों किया। देखो अभी भी काम कर रहा है, मतलब थोड़ा सा आपका दिमाग का वो खोल रहा हूँ मैं, मतलब जो मैं पीछे का सिखा चुका हूँ आपको कि उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, है ना, आगे की चीजों में, तो वो चीज है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइफन ई यूज किया, हाइफन ई जो होता है वो इवेल्यूट कर देता है एक्सप्रेशन को, जो हाइफन आर है वो होता है कैरेज रिटर्न, और हाइफन एन होता है न्यू लाइन। ये दो जो चीज होती हैं ये होती हैं CRL, कुछ बोलते हैं शायद इसको, CLRF कुछ तो बोलते हैं इसको, मैं भूल चुका हूँ अपने दिमाग से। तो अगर किसी को मालूम हो तो यहाँ पे प्लीज कमेंट कर दो, मैसेज कर दो। तो ये जो चीज है ना, ये रिक्वेस्ट का टर्मिनेशन बताती है HTTP के अंदर। मतलब जब भी आप ब्राउजर के थ्रू, मेरी बात को गौर से सुनना, जब भी आप ब्राउजर के थ्रू google.com को सर्व करते हो ना, वहां पे कोई भी क्लिक करते हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है, HTTP रिक्वेस्ट, सबको मालूम है। उस HTTP की रिक्वेस्ट में ना इन दी एंड ना ये रहता है आपका /r/n/n, ठीक है, ये आपका रहता है, ठीक है, मतलब ये डबल एंटर रहता है कुल मिला के। तो वैसे ये विंडोज के लिए है, काम करता है दोनों पे करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और गूगल के सर्वर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो करता है ये काम, ठीक है। तो आप यही लगाओ किसी भी HTTP रिक्वेस्ट को एंड करने के लिए, अगर मैं ये ना लिखूं यहाँ पे तो देखो शायद ही काम ना करे। ओके काम कर दिया, बट कभी कभार काम नहीं करेगा आपका, अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एंड नहीं होगी तो। ओके अगर मैं यहाँ पे एंड लगाऊं, ओके ठीक है, हाँ तब काम नहीं करेगा। ओके तो शायद इसको ना /n की जरूरत पड़ रही गूगल के गूगल सर्वर को, बट आप ना हमेशा ये लगाओ /n/r/n, ये हमेशा आप लगाओ, काम करेगा हमेशा ये, ठीक है। बाकी अलग अलग सर्वर्स पे डिपेंड करता है। वैसे HTTP की RFC जो होती है वो आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा वैसे पढ़ो आप, क्योंकि बहुत लंबी होती है वो, बट जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना सीख लो। कि एको किया मैंने, है ना, यहाँ पे कुछ ये जो पेलोड्स मैंने लिखे हुए हैं, ये जो पेलोड मैंने दिया है इसको पाइप कर दिया इस कमांड के अंदर google.com 80, है ना, इसके अंदर पाइप कर दिया, तो google.com और 80 से कनेक्ट होने के बाद इसके अंदर ही चला गया, इसके अंदर इस डाटा चला गया, TCP डाटा इसके अंदर चला गया google.com को, है ना। और उसका जो रेस्पॉन्स है ना, उसने नेटकैट ने हमको यहाँ दिखा दिया कि ना योर क्लाइंट हैज इशूड malformed और इलीगल रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल बिलो, है ना, ये लिख रहा ना यहाँ पे, ये इसका रेस्पॉन्स, सिंपल। अच्छा थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं इसको अभी। देखो जो नेटकैट होता है ना, दो चीजों पे काम करता है, TCP और UDP पैकेट्स। बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, TCP। अगर इस कमांड में मैं स्पेसिफाई ना करूं कि मेरे को TCP डेटा भेजना है कि UDP पोर्ट को कनेक्ट करना है, ये जो 80 यहाँ पे लिख रहा है 80 पोर्ट
क्या ये टीसीपी पोर्ट है या फिर यूडीपी पोर्ट है। अगर ये मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट किस पे जाएगा, टीसीपी पे। ठीक है। और देखो अपने को मालूम भी है क्योंकि काम भी किया है, मतलब यहाँ पे रेस्पॉन्स आया ना इसका। अगर यूडीपी पोर्ट पे अगर हम यूडीपी पोर्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर जो 80 पोर्ट है वो यूडीपी पोर्ट को कनेक्ट करता बाय डिफॉल्ट, तो ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो एचटीटीपी होती है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल होती है, वो आपकी टीसीपी पे काम करती है, ना कि यूडीपी पे। सबको मालूम होगा ज्यादातर जितनी भी प्रोटोकॉल्स बनी हुई है, एफटीपी, टीसी, एफटीपी, एसएसएच, एचटीटीपी, है ना, एसएमबी, जितनी बनी हुई है आपकी टीसीपी पे काम करती है। बट कुछ प्रोटोकॉल शायद जैसे बीओआईपी हाँ शायद करती है यूडीपी पे, मालूम नहीं बाकी ज्यादा मेरे को। और यूडीपी प्रोटोकॉल्स आप गूगल भी कर सकते हो। और डीएनएस करती है आपकी, डीएसटीएससीपी करती है आपकी, है ना। और भी बहुत सारी होती है। डीएससीपी के बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है। तो ये वीओआईपी, डीएनएस, डीएससीपी किस पे काम करते हैं? अभी यूडीपी पे। तो इस आ, जो टीसीपी जो पैकेट्स होते हैं ना, जो टीसीपी डेटा रहता है, एप्लीकेशन डेटा तक जाऊंगा, देखना अभी, समझना गौर से इस चीज को, कि अगर मैं इसमें ऐसे एको करके पास कर दे रहा, ऐसे एको करके पास कर दे रहा और इसके पास जा रही रिक्वेस्ट, मतलब ये जो डाटा है इसके अंदर जा रहा है, google.com 80 इसके अंदर जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा कि वो जो टीसीपी डेटा है उसको इसके अंदर भेज दो, इस google.com के अंदर और इस टीसीपी पोर्ट 80 के अंदर, टीसीपी डेटा को, है ना। अब क्या होता है कि एच टी टी पी, एफ टी पी, ये भी सही सेम काम करते हैं आपकी, सेम तरह से काम करती है आपकी। और हम ना एक एक सिंटेक्स बना देते हैं ना एक डेटा का, जैसे ये एक सिंटेक्स है, स्लैश आर स्लैश है, स्लैश आर स्लैश है ना। इसका कुछ अगर सेंस बन रहा है उधर साइड पे, तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाएगा, ये डेटा किसके अंदर आ जाएगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस पे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। जब हमने सेंस बना लिया ना डेटा का, कि यार इसका सेंस बन रहा है कि ऐसा हेडर रहेगा रिक्वेस्ट में, तो ये एप्लीकेशन डेटा है, एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है, काम कर रहा है प्रोटोकॉल। एफटीपी भी सेम काम करती है आपकी, और एसएम भी सेम काम करती है, एसएच भी सेम काम, एसएच भी चलो ठीक है कह लो करता है। ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, शायद मैंने पिछली बार दिखाई हुई है, पर देख लो। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, गेट स्पेस, बताता हूँ इसका अभी आंसर, पहले जरा इसका आउटपुट देख लो। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं http/1.1, ओके, और स्लैश एन दे देता हूँ यहाँ पे, /r/n/r/n। ठीक है। देखो रिक्वेस्ट आई ना, वापस से देख लो जरा, ये देखो कितना सारा डेटा आया। और ये जो डेटा है ये ज्यादा वैलिड डेटा है, google.com का ज्यादा वैलिड डेटा यही है आपका। देखो यहाँ पे कोई ऐसे यूनिक चीज में अगर सर्च कर सकूं आपको दिखाने के लिए, रुको रुको, अगर डोमेन में कोई और चेंज करूं। अच्छा चलो ये इधर देखो, यहाँ पे google.com के रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है लास्ट में, json.parts और ऐसे कुछ करके आ रहा है ना। देखो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने लिखा google.com, ओके सोर्स जाना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, देखो सिमिलर नहीं लग रहा है आउटपुट जो हमारे पास आया है। Okay. देखो यहाँ पे सिमिलर नहीं दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे था हमारे पास वो यहाँ पे भी है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रेस्पॉन्स है जो यहाँ पे आ रहा है वो इसके सिमिलर है, जो टर्मिनल पे आ रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा है वो सेम है इसके। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने किया क्या, ये देखो अभी मैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल समझाता हूँ इसी के चलते चलते, नेट कट के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे किया क्या, नेट कैट के थ्रू एक सेंस बनाने वाले,
शायद से अच्छा चलो सही है, गलत भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्पेलिंग्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप इग्नोर करना। तो जो सेंसिबल पैकेट्स होते हैं ना आपके, सेंसिबल पता नहीं, ठीक है, सेंसिबल पैकेट्स मैंने क्रिएट किए, है ना, उस वो और वो था क्या, गेट, मतलब ये सेंस बना क्यों रहा है ना, क्योंकि जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होती है ना, वो रिक्वेस्ट करते टाइम पे ना किसी भी सर्वर को, किसी भी क्या बोलता है, किसी भी सर्वर को, google.com को, किसी भी yahoo.com को, किसी भी सर्वर को जब हम ब्राउजर पे सर्फ करेंगे ना, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, ऐसे जाएगी, इस तरह से कुछ जाएगी। ये जो चीज है ना, ये चेंज हो सकती है, ये जो चीज है ये चेंज हो सकती है, ये बीच का, है ना, ये जो चीज है HTTP 1.1 ये भी चेंज हो सकती है, HTTP का वर्जन डिफाइन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बट चीज सेंस बनानी चाहिए, HTTP प्रोटोकॉल के अनुसार ही होनी चाहिए सारी चीज, जो HTTP प्रोटोकॉल के अंदर होती है। अब मान के चलो आप लिख देते हो, आप यहाँ पे ऐसे लिख देते हो PING PING, क्या ये कोई मेथड होता है HTTP के अंदर? क्या बता दिया इसने मेरे को कि मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि ऐसा कोई मेथड होता नहीं है आपके HTTP के अंदर। अच्छा, ये सेम चीज ना मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ अभी, देखना, नेटवर्किंग पे गए हम लोग, और यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, और देखो यहाँ ओके, यहाँ google.com, ओके, या google.com का एक रिक्वेस्ट गई है google.com को, यहाँ पे इंस्पेक्ट टैब के अंदर, नेटवर्क के अंदर, यहाँ google.com, यहाँ पे जब मैंने रिप्रेस किया तो यहाँ google.com को एक रिक्वेस्ट गई। उस रिक्वेस्ट में हेडर्स, इस सेक्शन में जाए हम लोग, हेडर्स वाले सेक्शन में, तो ये बताता है कि जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो ये है, रिक्वेस्ट मेथड है वो गेट है, ठीक है। हमने क्या लगाया था, किंग पिंग लगाया था यहाँ पे गेट की जगह, पहले गेट लगाया था यहाँ पे, ये रहा ना, और अ, और अ, और रिक्वेस्ट जो यूआरएल है वो आप ये, ठीक है, छोटी मोटी चीज बताई हुई है उसने, और देखो रिक्वेस्ट हेडर्स उसने लिखे हुए हैं, मैं लगाने को ना इसके साथ, इसके बाद HTTP 1 के बाद यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ ऐसे, जैसे स्कीम, स्कीम इक्वल्स टू HTTP एस एक्सेप्ट लगा सकता हूँ हेडर में, इसी में घुसा सकता हूँ मैं, बट मेरे को जरूरत नहीं है, इतने से आउटपुट आ रहा है तुम्हें, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार किस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये देखो एक्सेप्ट इनकोडिंग, इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँ, कॉपी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गेट, है ना, और यहाँ पे स्लैश एन लगा करके, स्लैश एन यानी न्यू लाइन, और यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सेप्ट इनकोडिंग, ACCEPT, इनकोडिंग, ओके, ये आपको कुछ सही लग रहा होगा, ठीक है। देखो, तो अब ये जो मेरे पास आउटपुट आया ना, किस में आया मालूम है, तो गैस कर सकता है, तो फिर करना क्या है ऐसे गंदे से आउटपुट का, क्योंकि देखो ये कोई वैसा आउटपुट दिख नहीं रहा है जो क्या बोलते हैं आप पढ़ पाओ, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई बाइनरी आउटपुट है, बट क्या आउटपुट है, कोई भी प्लीज बताओगे, क्योंकि आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है इनकोडिंग है, ओके, किसकी इनकोडिंग है, नॉट HTML मोहित, जी जी हार्दिक बिल्कुल सही। तो मैंने क्या बोला इससे, कि क्या है ना, मेरा ब्राउजर जो है ना, वो जीजिप एक्सेप्ट करता है और जीजिप को डिकोड करके यूजर को शो कर देता है, मेरे ब्राउजर ब्राउजर के अंदर ये फंक्शनैलिटी है, ओके करता हूँ अभी से। मेरे ब्राउजर के अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जीजिप नाम की, जो कि उसको डिकोड कर देती है, जीजिप एक तरीके से आपका कंप्रेशन होता है ना, एक तरीके से क्या कंप्रेशन ही होता है आपका। तो ये जो आउटपुट आया ना, ये जीजिप के अंदर आया है, और इसको क्या है ना, ब्राउजर लेता है और उसको डिकोड करके दिखाता है। अब जीजिप में क्यों देना होता है, क्यों लेन देन भाई जीजिप के अंदर क्यों होना चाहिए, क्या मतलब पड़ रहा है अपना जीजिप में लेने का, ये इसलिए होता है जिससे जो पैकेट्स आ रहे हैं ना उधर साइड से, सर्वर साइड से, वो एक कंप्रेस्ड आए, यानी छोटे होकर के आए, है ना, सिंपल सी बात है, छोटे पैकेट्स आए, इसलिए होता है, ठीक है। अच्छा, अगर चलो मैं चलो एक बार कर ही लेते हैं,
इसको मैं सेव कर लेता हूँ tmp स्लैश tmp फाइल। चलो ठीक है, हो गया वो सेव। ओके tmp स्लैश tmp फाइल। ओके हो गया सेव। गुड। और इसमें मैं, अच्छा इस चीज को मत देखना, जो भी मैं कर रहा हूँ ना इस चीज को समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। एक चीज समझाने वाला हूँ आपको अभी, जैसे ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, पर आपके लिए जरूरी है, समझ लो आप। को मैं जरा देखता हूँ कि मेरे को कहाँ तक कंटेंट हटाने की जरूरत है। वैसे मेरे को करना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपके इसमें है नहीं, बट फिर भी 0D0 है। एक्स 370, 370। ओके 0 ना। 880 प्लस 4, 884। bs इक्वल्स टू 1। अच्छा हाइफन नहीं रहता है इधर सब में, सॉरी, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। ठीक है। वो गलती से मैंने स्किप। तो ये चालू कहाँ से होना चाहिए? अच्छा चलो छोड़ो, बहुत टाइम ले लेगा मेरे को। यहाँ पे जीजिप का हेडर ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद उसको डिकोड करके दिखाना पड़ेगा कि वही कंटेंट है। और हो सकता है कि इनक्रिप्टेड, नहीं इनक्रिप्टेड तो नहीं होगा ये, बिकॉज नेटकैट अभी सपोर्ट भी नहीं कर रहा था उस चीज को। चलो देखो छोड़ो, बाकी किसी दिन और दिन बताऊंगा ये चीज मैं आपको। बट काफी अच्छी चीज है ये कि मैनुअली हम डिकोड कर पाए उस चीज को, क्योंकि सीटीएफ में बहुत काम आता है आपके, ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलता है ना, फॉरेंसिक्स में या फिर क्रिप्टो में शायद। कहाँ पे था मैं, नेटकैट पे। तो नेटकैट से मैंने google.com को कनेक्ट कर लिया। बेसिक सिंटैक्स यही था इसका, है ना। इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। रेस्पॉन्स आता है मेरे को, है ना, रेस्पॉन्स आ गया मेरे को यहाँ पे। मैंने यहाँ पे गेट लिखा, 2 बार एंटर किया और ये रेस्पॉन्स आ गया मेरे को यहाँ पे, सिंपल। ठीक है। एक बार सर ने बोला था कि स्लैश आर स्लैश एन समझा दो, तो बस मैं इतना कर रहा हूँ इसमें। ओके तो इसमें मैं बस इतना कर रहा हूँ कि ना, यूजर जो सर्वर है google.com सर्वर, उसको ये बता रहा हूँ कि मेरी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे एंड हो रही है, तो उस एंड को दिखाने के लिए ये मैंने कर दिया है। अब इस एंड के बाद मैं कुछ भी लिख दूं ना यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। ओके, पढ़ना तो नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, सेव हो रहा है वो फाइल में, सॉरी। हाँ, तो नहीं, फर्क फर्क नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, है ना। कुछ भी लिखो इसके बाद में, वो सर्वर को मालूम चल गया कि इससे आगे कुछ कंटेंट लेना ही नहीं है उसको, स्लैश आर स्लैश एन से, है ना। तो वो चीज बता रहे हैं हम इससे कि एंड, कि किस कहाँ पे रिक्वेस्ट एंड हो रही है हमारी, इस स्लैश आर स्लैश एन से। कैरेज रिटर्न बोलते हैं उसको, कैरेज रिटर्न प्लस न्यू लाइन्स। आगे समझ में अभिषेक? ओके। अच्छा, डिफलेट, डिफलेट क्या होता है? अच्छा, इस चीज के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, बट हो सकता है कि डिफलेट की मदद से ही शायद ऐसा कुछ हो रहा हो कि ये जीजिप, रॉ जीजिप के अंदर मेरे को नहीं दिख रहा हो, कि जीजिप का हेडर कुछ और होता होगा, डिफलेट के साथ ये साथ मर्ज हो गया होगा, मेरे को मालूम नहीं है। बट ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि जो भी कमांड मैंने रन करी ना, भी टीडी, जिससे मैंने एक एक्सट्रैक्ट करे कंटेंट फाइल के, तो मतलब एक एक पर्टिकुलर ऑफसेट वैल्यू से, तो हो सकता है कि इसका रोल हो वहां पे कुछ डिफरेंट में, जिसकी वजह से मेरे को वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो। अ, एक काम तो ये हो गया नेट कैट का, बहुत सिंपल हुआ। ठीक है, कि डेस्टिनेशन और उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। एक काम ये भी होता है कि आप ना लिसन भी कर सकते हो, आप एक खुद अपना सर्वर बना सकते हो नेट कैट की मदद से। क्या लिखोगे? नेट कैट हाइफन एलवीपी, यहाँ पे लिखोगे 9090। क्या आपने लिखा? लिसन 0.0.0.0 9090। इसका मतलब ये है कि जैसे गूगल गूगल डॉट कॉम है ना आपका, गूगल डॉट कॉम क्या कर रहा है? कनेक्शंस के लिए लिसन कर रहा है, बहुत सारे दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, सब उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो वो कनेक्शन के लिए लिसन कर रहा है। ऐसे ही मैंने क्या किया, अपना एक छोटा सा एक नेट कैट का टीसीपी सर्वर बना लिया। इस टीसीपी सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट, क्योंकि ये 0.0.0 पे रन कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है मैं समझा देता हूँ। आई एफ कॉन्फ़िग आप लिखते हो, आई एफ कॉन्फ़िग लिखने पे जितने भी ये अडेप्टर्स आते हैं, ETH0 LO WLAN, यहाँ पे आईपी दिखाता है ना आई नेट की, 127.172, है ना। जितनी भी आईपीस दिखा रहा है ना यहाँ पे आई नेट की, अ, जितनी भी आईपीस आपको देखने को मिल रही है ना यहाँ पे, इन सब के साथ, और ये प्लस ये एक सॉकेट एड्रेस बन जाएगा। मैंने बता चुका हूँ सॉकेट एड्रेस क्या होता है, बताने की जरूरत ना पड़े मेरे को वापस से। जितनी भी आईपीज है ना, कॉलन 9090, ये बन जाएगा सबके साथ, सबके साथ लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। सबके साथ लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी यूजर उससे कनेक्ट कर, कोई भी इस इन नेटवर्क्स पे अगर अवेलेबल है कोई दूसरा इंसान, तो उससे कनेक्ट कर सकता है। 127 वाले पे कोई है तो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, 127 वैसे लोकल होस्ट ही होता है, तो लोकल सिस्टम ही कनेक्ट कर पाता है उससे। चलो, नेक्स्ट चीज देखते हैं। लिसन करना ना, मैं लिखूंगा नेट कैट हाइफन एल फॉर लिसनिंग, हाइफन बी फॉर बर्बस आउटपुट। ऐसे में लिख सकता हूँ हाइफन बी, है ना, ऐसे चिपका के भी लिख सकता हूँ हाइफन बी, मतलब हाइफन LBP, पी फॉर पोर्ट 9090। और हमेशा याद रखना, अगर आप ऐसे चिपका करके लिख रहे हो ना, तो ये जो पी है ना, एंड में लिखो, और एंड में लिखने के बाद एक स्पेस दे करके हमेशा पोर्ट दो, हमेशा पोर्ट दो, है ना। नहीं तो एरर देगा। अगर मैं इसको बीच में दे दूं ना कि पीवी, तो देखो एरर देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप पी के बाद ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ना आपसे, कि आप उसको पोर्ट दोगे, जबकि आप नहीं दे रहे हो। तो ये वही चीज है। ठीक है, रिलेशन स्टार्ट हुई 9090 पे। अब ना इस पे आप क्या बोलते हैं, दूसरे मैंने विंडो खोल लिया यहाँ पे। इस 9090 पे आप अब जैसे मैंने गूगल.com को बुक किया ना, रिक्वेस्ट करी, ऐसी मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि अब ये भी तो छोटा सा सर्वर है। तो मैं करूंगा नेट कैट 127.0.0.1, और यहाँ पे लिखूंगा 9090, कनेक्शन रिसीव्ड ऑन लोकल होस्ट 58786। मैक्सिमम पोर्ट की रेंज क्या होती है? 65535 ना, तो 65535, हाँ ओके, तो छोटी है। मैं मेरे को लगा बड़ी हो गई है। तो ये जो यहाँ पे ये जो कनेक्शन आया यहाँ से, इस विंडो से यहाँ पे, तो अ, यहाँ पे कुछ सोर्स पोर्ट है, यहाँ पे कुछ डेस्टिनेशन पोर्ट है, और यहाँ पे भी कुछ सोर्स पोर्ट है, और यहाँ पे कुछ डेस्टिनेशन पोर्ट है। दोनों साइड सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट है अपने अपने हिसाब से। वो मैं समझाऊंगा जब वायर सार खुल जाएगा मेरा भी, है ना। तो मैं पहले मैं एक बार कुछ करके देखता हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ टाइप करके देखता हूँ। ओ, यहाँ पे लिख के आ गया ये,
यहाँ पे लिख के आ गया, जैसे मैं लिखूँ जोकर इज गुड, वेरी गुड, यहाँ पे लिख के आ गया। मैं यहाँ पे लिखूँ बैटमैन इज गुड, यहाँ पे लिख के आ गया। ये जो चीज है इस सर्वर के लिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस विंडो से इस विंडो पे लिख रहा हूँ, वो इसके लिए कोई सेंस नहीं बना रही है। क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि रॉ टीसीपी डेटा है। कैसे डेटा है? मैंने CTRL-C से एग्जिट कर दिया, रॉ टीसीपी डेटा है। समझ रहे हो? जब इसमें कुछ रूल्स लग जाएंगे ना, और कुछ रेगुलेशंस हो जाएंगे, कुछ प्रिवेंशंस हो जाएंगे, सिक्योरिटी मेजर्स लग जाएंगे, तभी क्या बन जाएगा? एक प्रोटोकॉल बन जाएगा। प्रोटोकॉल यही तो होता है। जैसे कि HTTP, अगर मैं बोलूं इसको इसको मैं ये बोलूं कि भाई तेरे पास जब गेट आए ना, गेट ऐसे करके, गेट करके आए, कुछ ऐसे करके आए ना, एंड पॉइंट HTTP ऐसे वर्जन करके आए, तब उसको अच्छा सा रेस्पॉन्स दे HTTP वाला। तो वो चीज जब मैंने डिफाइन कर दूंगा ना यहाँ पे, तब क्या बन जाएगा भाई? हमारा प्रोटोकॉल बन जाएगा। HTTP सर्विस रन करने लग जाएगी यहाँ पे 9090 पे, है ना? सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। अच्छा, एक बार जरा अब इसको, अगर ऐसे पहले यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज, और नहीं आया हो तो बता दो क्या चीज है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, ओके, ठीक है। तो वापस से एक काम करते हैं, इसको चालू कर लेते हैं, नेट के लिस्टनर को, और यहाँ पे इसको चलो अभी कर लेंगे कनेक्ट। अच्छा, एक और चीज बताऊं चलो आपको मैं, उससे पहले कुछ दिन शायद रह गई थी। सॉकेट एड्रेस जब आप क्रिएट करते हो ना, एक सॉकेट एड्रेस हमने क्या क्रिएट किया? 0.0.0.0:9090, है ना? इस पोर्ट पे सारा रिलेशन कर रहा है। तो सॉकेट एड्रेस की ना एक स्टेट होती है। क्या होती है? स्टेट्स होती है। ये बहुत सारी होती हैं आपकी, जैसे अगर किसी ने बीटेक करी हो और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स नाम की सब्जेक्ट आती है ना, वो पढ़ी हो आप लोगों ने, तो प्रोसेसेस होती हैं आपकी। CESS, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं है। तो प्रोसेसेस होती हैं आपकी, प्रोसेसेस की क्या होती है? स्टेट्स होती हैं आपकी, कि कहाँ पर टर्मिनेट होगी, चल रही है, या फिर बैकग्राउंड में है, या फिर कुछ और कर रही है, मालूम नहीं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी आपकी स्टेट्स होती है। सेम जो चीज है ना आपके सॉकेट एड्रेसेस के साथ भी होता है। कैसे होता है समझाता हूँ। जैसे कोई सॉकेट एड्रेस, कैसे मालूम चलेगा भाई आपके सिस्टम को कि कोई सॉकेट एड्रेस लिसन कर रहा है? तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? लिसन, है ना? कोई सॉकेट एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया, तो कोई सॉकेट एड्रेस स्टेब्लिश्ड हो गया। वो जो बड़ा सा एक पोर्ट आया था ना यहाँ पे, ये देखो 5050 लोकल होस्ट, ये जो स्टेट बनेगी ना, लोकल होस्ट कॉलन, ये वाला जो पोर्ट है, ये जो बनेगा ना, ये बोले ये एक क्या बोलते हैं, स्टेब्लिश्ड स्टेट बनेगी सॉकेट एड्रेस की। ठीक है, स्टेब्लिश्ड स्टेट बनेगी आपकी सॉकेट एड्रेस की। और भी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया रख लो थोड़ा सा ना, कि ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है हमारे सिस्टम्स के अंदर। और ये चीज दोनों में एग्जिस्ट करती है आपकी, चाहे आपका लिनक्स हो, अच्छा तीनों में, लिनक्स, विंडोज, मैक, है ना, तीनों में ये चीज काम करती है आपकी, मतलब ऐसे ही होता है, नेटवर्किंग ऐसे ही काम करती है तीनों में। ठीक है, कोई अलग नहीं है। अभी जरा मैं फायरशार्क खोल लेता हूँ, और यहाँ पे चलो लोकल इंटरफेस पे ही चलते हैं। लोकल कहाँ है? लोक तो ही रहा ना। तो लोकल इंटरफेस पे चलते हैं, और देखो कि ये क्या है, किसको जा रहा है ये?
सोर्स पोर्ट ये है 9299। ओके दोनों क्या चीज़ है ये? चलो देखते हैं, छोड़ो। वो हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे, है ना। फिल्टर में करना दिखा दूंगा अभी कैसे किस तरह से करते हैं। अ, चलो एक काम करते हैं, अगर ये थोड़ा सा गंदे तरह से आ रहा है ना, तो इसको AP0 पे ले लेते हैं। मैं बता दूंगा AP0 क्या है। AP0 हमारा जो मेरा हॉटस्पॉट क्रिएट किया हुआ है ना इससे, ये जो हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है ये उसका इंटरफेस है। ठीक है, तो मेरे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना इससे, चाहे वो मेरा एलेक्सा हो चाहे मेरा PC हो, वो सारे उसका जो ट्रैफिक है वो यहाँ दिखेगा अपने को। ठीक है, देखो यहाँ पे चालू करता हूँ नेट कैट -LBP, यहाँ पे लिखता हूँ 9090, है ना। अ, और जो AP0 है, AP0 का IP मैं यहाँ देख लेता हूँ कि क्या है, तो उसी से मैं कनेक्ट करूंगा कि IF कॉन्फिग AP0। तो उसका IP ये है 12.1 192.168.12.1। इस IP से मैं कनेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ नेटगेट, है ना। और पोर्ट क्या रहेगा मेरा 9090। और ये लिसन तो इस पे कर ही दिया है इसने, इस पे 000 पे, यानी सारे इंटरफेसेस पे लिसन कर रहा है 9090 पोर्ट पे। ये देखो नेटगेट, और यहाँ पे ओके कॉपी करता है इसको मैं और पेस्ट किया 9090 यहाँ लिखा। अब क्या करेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, देखो कनेक्शन रिसीव्ड ऑन काली। और ये अच्छा, यहाँ पे किसी को मालूम है ये काली को लिख के आया? वैसे मैं कभी कभार थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ, पर अच्छी चीज है, आप लोगों को सीखने को ज्यादा मिलेगा। काली क्यों लिख के आया यहाँ पे? पिछली बार लोकल होस्ट लिख के आया था। जल्दी से बता दो किसी को भी मालूम है तो, नहीं तो फिर देखते हैं क्यों आया। पता तो मेरे को भी नहीं वैसे। हाँ, होस्ट नेम इज काली, बट कार तो लोकल होस्ट भी तो होस्ट नेम है। वैसे सच बताऊं तो इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता। अगर मैं एक फाइल खोलने वाला हूँ etc/host, उसके अंदर अगर जो मैं चीज सोच रहा हूँ अगर वो हो, तो से करा था। ओके, हाँ ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। आपका आंसर सही हो सकता है। तो, अच्छा, तो 1.1 काली, ओके। कह नहीं सकते क्यों आया, ठीक है। मैं सोच रहा था अगर वहां पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है इस IP की, इस जगह पे, तो काली इसका काली इसमें रिजॉल्व होगा आपका। तो इस तरह से मैं बोल सकता था कि हो सकता है कि काली इसलिए आ रहा हो और लोकल होस्ट इसलिए आ रहा हो कि यहाँ पे इस तरीके कुछ है। बट चलो ठीक है, छोड़ो। देखो यहाँ पे कनेक्शन रिसीव्ड ऑन काली, और ये आपका पोर्ट है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ना, जैसे आप google.com के पास रिक्वेस्ट आती है ना, तो अब ऐसा नहीं है कि जब आप रिक्वेस्ट आने के बाद जो रेस्पॉन्स आएगा तो रेस्पॉन्स 9090 से ही आएगा, हालांकि दिखाएगा 9090 से, बट इंटरनली ना इससे आएगा, इस जगह से ना, इस पोर्ट से आएगा। तो क्योंकि हैंडल करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, 9090 से ही भेज रहे हो बहुत सारे लोगों को, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए इस पे चला जाता है। तो देखो वाइट सा कहाँ गया, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फिल्टर लगाता हूँ। यहाँ पे ऊपर एक फिल्टर लगाने की चीज होती है कि TCP.port इक्वल्स 9090। मैंने एंटर किया और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया अभी तो। TCP हैंडशेक तो करना चाहिए था एटलीस्ट। IP.addr, चलो कोई नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, इनको उसी पे चला लेते हैं लोकल इस पे। और इसको यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ पे ना कनेक्ट करते हैं 127.1। कनेक्ट हो गया, देखो
हाँ काफी सही आ रहा अभी। देखो अब वो रेड रेड पैकेट्स भी नहीं आ रहे आपके। तो देखो हुआ क्या, मैंने लिसनिंग स्टेट में कोड ओपन किया इस विंडो पे। इस विंडो से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी इसको, इस सर्वर को, छोटे सर्वर को, नेटगेट सर्वर को। ये जो चीज आप देख रहे हो ना 127.1, ये जो चीज आप देख रहे हो छोटी सी, ये जो छोटी सी चीज आप देख रहे हो, इसका मतलब वही है कि 127.0.0.1 इस तरह से भी लिख सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज ये है, शायद मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। गौर करने वाली बात ये है कि मैं जितने भी आईपी एड्रेस लिखूंगा ना इस रेंज में 127.0.1.2, ये मैं लिखूंगा ना, तो इसी को रिजॉल्व होगा लोकल होस्ट को आपके को। करके देख लो नहीं तो। अ, अगर कोई सीरीज चल रहा है तो मेरे को नहीं चल रहा है। जैसे पाइथन आइफन है, ये मत देखना क्या कर रहा हूँ। ओके ओके, तो ठीक है चल रहा है। अब मैं यहाँ पे मान के चलो 127.0.1 ले देता हूँ यहाँ पे। ओके वेट, 127.0.1 ये कर देता हूँ। तब भी ये इसी को पॉइंट करेगा, हमारा इस पे चला जाएगा अपने आप ही। हालांकि क्रोम अपने आप कर दे रहा है इसको, बट वैसे भी इसी को पॉइंट करेगा। ये मैं 2 लिखूँ ना यहाँ पे एंड में, तब भी वो इसी को पॉइंट करेगा, है ना। 3 लिखूँ तब भी इसी को पॉइंट करेगा। 255 तक, वो सॉरी 254 तक इसी को पॉइंट करेगा। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना। मैं कनेक्ट हो गया इससे 9090 पोर्ट से, तो यहाँ पे वायरसैप के अंदर ये 3 चीजें आई। ओके इनको इग्नोर मारना, इन 2 पैकेट्स को ऊपर वाले को इग्नोर मारना। इस वाले पैकेट्स को देखो, बिकॉज ये फिनिश के पैकेट है। सिन का आना आना चाहिए था, पता नहीं फिन का क्यों आया है। अ, देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि सिन है, यहाँ से देखना है ना। यहाँ से हम ये जो 127.0.0.1 वाला होस्ट है ना, अपने सिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी सिस्टम पे सर्वर ऑन है। और इसका जरा सोर्स आईपी देखें और डेस्टिनेशन आईपी देखें तो सेम है, जो कि मैं बता चुका हूँ अभी क्यों। और इसका जो सोर्स पोर्ट है ना, कि अ, कि इसको जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए, किस पोर्ट पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा इस पोर्ट पे। क्योंकि जब ये बनेगा ना, जब आपका इस विंडो से इस सर्वर तक डेटा ट्रांसफर होगा, इस विंडो से इस विंडो तक डेटा ट्रांसफर होगा ना, तो उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट होगा ना, वो ये पोर्ट होगा आपका। ठीक है। और इस टाइम पे हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है? जब हम इस विंडो से, गौर से तो वापस से सुन लो, इस विंडो से इस विंडो तक जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा हमारा? ये 9090, है ना। इसी तक तो भेज रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस सिस्टम पे इस पोर्ट पे डाटा भेज दो, इस पोर्ट पे डाटा भेज दो 9090, है ना। और सोर्स पोर्ट क्या बना दिया हमने? 33 056 और इसके अंदर भी सेम चीज कि जब ना हम अपने को डेटा भेजना हो इस विंडो तक, तब 33 056 को डेस्टिनेशन पोर्ट बना दो। सिंपल। ठीक है। इन पे मत ध्यान दो अभी। सिन एक क्या होता है? एक मतलब एक्नॉलेजमेंट्स, सिन मतलब सिंक्रोनाइजेशन होता है। टीसीपी के आपके फ्लैग्स होते हैं। टीसीपी का एक स्ट्रक्चर होता है खुद का अपना। टीसीपी का, आईपी का, आईसीएमपी का, दुनिया भर के जितने भी प्रोटोकॉल्स बनी है सबका एक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोकॉल्स क्या? आपकी जिप फाइल, पीडीएफ फाइल, जितनी भी ये फाइल, बाइनरी फाइल, जितनी भी चीजें होती है ना, सबका एक स्ट्रक्चर है। बहुत मेहनत से उन लोगों ने बनाई है, बहुत दिमाग लगाया उन लोगों ने बनाने में इनको। ठीक है। तो देखो अब जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी आई एन जी पेज हुडी हुडी गुड, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इस विंडो पे गया तो देखो यहाँ पे ना कुछ आया होगा। देखो क्या आया? पुश एसी के। पुश मतलब डेटा को पुश करना,
है ना। जब भी पुश आपको फ्लैग दिखे ना टीसीपी पैकेट के अंदर, ये टीसीपी पैकेट है, यहाँ पे दिख रहा है प्रोटोकॉल टीसीपी, ये टीसीपी पैकेट के अंदर जब भी आपको ये पुश फ्लैग दिखे ना, समझ लेना कि डेटा ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो इनक्रिप्टेड हो चाहे इनक्रिप्टेड हो। आपकी किस्मत पर हुआ तो अनइनक्रिप्टेड भी हो सकता है, बाकी इनक्रिप्टेड। ठीक है, टीसीपी पैकेट। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि किंग पिंग इज हुडी गुड, और यहाँ पे इसने सेपरेट भी कर दिया डेटा को, ट्रांस उसमें से हेक्स के अंदर आता है। इस हेक्स को मैं ऐसे कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी वैल्यू, और एक नया वो खोल करके टैब यहाँ पे कहता हूँ अनहेक्स। ये पॉइंट टूल्स की एक यूटिलिटी है, तो यहाँ पे इसने मेरे को रिजल्ट शो कर दिया। मैंने यहाँ पे किया क्या, देखो एको किया, पाइप किया, इस जो भी एको एको कर रहा हूँ मैं उसको किसमें, अनहेक्स के अंदर। ठीक है, सिंपली हो गया ऐसे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, साइबर सेफ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये जो यूटिलिटी अनेक्स, ये पाइथन का एक पॉइंट टूल्स है, उसका यूटिलिटी है, उसी के अंदर आता है। आप वो इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और शायद उसको ऐसे पिप इंस्टॉल और इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कुछ भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये किंग पिंग इज हुडी गुड लिख करके आ जा रहा है, देखो। अच्छा, अब इस पैकेट के अंदर सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से इस विंडो से इस विंडो तक जा रहा है। जरा कोई बताएगा मेरे को कि यहाँ से जब यहाँ जा रहा है तो उसका सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर वो ऐसे याद नहीं आ रहा ना कि थ्री थ्री क्या था वो, तो वो ऐसे कुछ भी बोल दो उसकी जगह, हाँ थ्री वाला पोर्ट, हाँ ठीक है। हाँ, तो मतलब सोर्स पोर्ट क्या बता था क्या ना, सोर्स पोर्ट की का रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है ना, यही तो चीज है, कहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है रिक्वेस्ट। वैसे सेम तो नहीं होना चाहिए, पर चलो देखते हैं, क्योंकि आपने शायद उल्टा बोल दिया है शायद। हाँ, देखो, तो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, कहाँ को जा रही है, यहाँ को जा रही है। तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, 9090 होना चाहिए। इनको देखते हैं, देखो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है इसके अंदर, 9090। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है इसके अंदर, 9090, यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ को जा रही है डेस्टिनेशन। और जो पोर्ट इनेबल्ड है यहाँ पे, जो लिसनिंग लिसनिंग इस पे स्टार्टेड है अपनी, वो 9090 है, सिंपल 9090 पे आपकी रिक्वेस्ट गई। और सोर्स पोर्ट क्या होगा इसमें, जो थ्री वाला है। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा उल्टा था। अ, अच्छा, ठीक है, बट आपका गलत है हार्दिक, और यस, ठीक है, उल्टा बोल दिया आपने थोड़ा सा। हाँ, इसकी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा ना आप ऐसे, टास्क यही है, चलो ठीक है। नेटवर्किंग में यही टास्क है आपका कि आप लोग इस चीज को करो अपने सिस्टम पे, और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो प्लीज ग्रुप में, डिस्कशन वाला जो ग्रुप है उसके अंदर। सेम चीज उसके अंदर आप ये बताओगे, एक पहले नेटकैट का ऐसे लिसनर स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, अपने सिस्टम पे। और एक नेटकैट का एक क्लाइंट यहाँ पे कनेक्ट करोगे आप ऐसे, इस तरह से उस सर्वर से कनेक्ट करोगे। और उस सर्वर तक आप ना ये क्या बोलते हैं, मैसेज भेजोगे, कुछ भी किंग पिंग और कुछ भी है ना, वो मैसेज भेजोगे आप लोग। और उसका एनालिसिस करोगे वायरसार्क पे, जैसे मैंने किया है अभी। यहाँ पे एक फिल्टर है, ये आप लगा देना 9090, या फिर जो भी आप पोर्ट का नाम दे रहे हो, टीसीपी डॉट पोर्ट इक्वल्स टू वॉट एवर द पोर्ट यू आर गिवन, है ना। वो पोर्ट नंबर यहाँ पे लगा देना आप लोग, और उसका जो स्क्रीनशॉट है इसका, ये जो पूरा है इसका स्क्रीनशॉट, और इसमें भी पर्टिकुलर एक पैकेट, ये जो पुश वाला पैकेट है ना, ये ऐसे जिसके अंदर फ्लैग है, यहाँ तक नीचे पूरा ये, इसका मेरे को स्क्रीनशॉट आप लोग वहाँ पे सेंड कर देना डिस्कशन ग्रुप में। तो मेरे को भी मालूम चल जाएगा कि हाँ, मतलब आपके आ गया समझ में। और नहीं हो पाए तो बाकी लोगों से हेल्प लेना, नहीं तो फिर मैं हेल्प कर ही दूंगा आपकी, है ना, उसी में पूछ लेना आप लोग, जो ग्रुप है डिस्कशन वाला।
ठीक है। ऐसे इतना आया समझ में? छोटी सी चीजें, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये भी। बड़ी चीजें भी आएंगी बाद में, वो मैं कर भी नहीं रहा स्टार्ट। आया समझ में? ओके। ओके आशीष, अंकित, सैन। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, चलो ठीक है। इसको सीटरल सी करते हैं यहाँ से, और इसको भी, इसको सीटरल डी करते हैं। अच्छा सुनो, मैंने आपको वो बताई थी ना, अ, कुछ ऐसी वो बताई थी ना आपको, हॉट कीज, मतलब CTRL प्लस C, है ना, ऐसे बताई थी ना आपको। CTRL प्लस A, Alt+A, जो चीज बताई थी मैंने आपको। इसमें दो चीजें हैं, शायद मैं बता चुका हूँ या नहीं बता चुका हूँ, पर वापस सुन लो। CTRL प्लस C, है ना, एक है CTRL प्लस T, ये दो चीजें आपकी। तो CTRL प्लस C आपका ना एक टर्मिनेट की तरह काम करता है, प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए एक सिग्नल भेजता है आपका। किसी भी प्रोसेस, जैसे कोई प्रोसेस चल रही है कैट, इसको एक सिग्नल सिग्नल भेज देगा ये। CTRL C जब मैं प्रेस कर दूंगा कि भाई इसको टर्मिनेट कर दो। वैसे फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं करता है, बट जो भी है ये टर्मिनेट करने को काम में आता है, जो CTRL C है आपका। बट जैसे कैट चल रहा है और मैं यहाँ पे CTRL D दबा दूं, तब भी क्लोज हो जा रहा है। ऐसा क्यों? ये कोई सिग्नल नहीं भेजता है, हाँ हालांकि कह सकते हो, बट ये जो चीज होती है ना, ये होती है EOF, इसको बोलते हैं एंड ऑफ फाइल। ठीक है, जब आपका कभी कभार ये काम ना करे ना, CTRL+C, तब ये काम कर जाएगा, CTRL+D। जब बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको छोटी सी। और जब ये काम ना करे ना, CTRL+D, तब ये काम कर जाएगा आपको, CTRL+C। ठीक है। वैसे जहां तक है ये तो आपका काम कर ही जाता है हमेशा, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, आगे देखो। नेट कैट है। अच्छा, नेट कैट का दूसरा नाम ये है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एन से। ठीक है, या फिर लिख सकते हो एन कैट। अच्छा, एन कैट है नहीं, शो करनी पड़ेगी, चलो ठीक है, कोई नहीं। सेम सेम ही चीजें हैं वैसे, कोई ज्यादा अंतर है नहीं इनके अंदर। देखो, या फिर एन कैट, एन कैट। ओके, सेम सेम चीज है। बट एन कैट के अंदर कुछ ज्यादा फंक्शनैलिटी है इसमें ना, आपको बहुत सारी चीजें देता है। ये जैसे आप वो ना इस पे इनक्रिप्टेड पैकेट्स में भेज सकते हो, नेट के एन कैट पे। अगर इसमें होगा शायद ऑप्शन, तो मैं दिखाता हूँ आपको। SL, हाँ ये देखो, SL का ही जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये इसलिए है कि जिससे ना अपना इनक्रिप्टेड पैकेट्स भेज सको। ठीक है, देखो, पहले जरा इसको दिखा देता हूँ, उसके बाद एक और चीज दिखाऊंगा नेट कैट की मैं। हाइफन हाइफन SL, इसको जरा क्लोज कर देता हूँ मैं। हाइफन हाइफन SL, और उसके बाद में हाइफन LVP, जैसे सेम मैंने उसमें फ्लैग दिया था, बस एक एक्स्ट्रा फ्लैग दे दिया, हाइफन 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 SL का। और बाकी हाइफन LVP सेम है, उसका 9090 पे स्टार्ट करता हूँ लिसनिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, एक RSS सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, है ना, और उसके बाद जितना भी डेटा जाएगा उसको उससे प्राइवेट की और पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन चलेगा इसके बीच में, दिखाते हैं। देखो, अब मैं इसको एनकैट से कनेक्ट करूंगा और SL यूज करके, 1 to 7.0, 1 to 7.1 और 9090। ठीक है, ये देखो, कनेक्शन फ्रॉम दिस बता देना इसमें। अब मैं लिखूंगा KING PING, देखो यहाँ पे ये शो करेगा। बट वायर सार्क के अंदर जब हम देखें इसको, तो देखो, अच्छा पहले तो देखो यहाँ पे SL का वो हुआ है, क्लाइंट हेलो, सर्वर हेलो, ये सारी चीजें हुई है। मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग कहाँ से, देखो कहाँ से आपको देखना है ये। यहाँ से देखना है आपको, इस पैकेट से, जो ब्लू हो रहा है ना, इस पैकेट से देखना है आपको। ठीक है, इस पैकेट से नीचे सिन है, सिन एक है, उसको देखो। जब कनेक्ट करने की कोशिश करिए ना किसी ने, यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए तो क्लाइंट हेलो, और मतलब SL सर्टिफिकेट एक्सचेंज हुआ है यहाँ बीच में। आपका जो इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड बनाने के लिए चैट को ना, एक हेली डेफिन की एक्सचेंज कुछ चलता है, शायद उसका यही नाम है।
है ना, हेलीमैन डेफीमैन कुछ ऐसा कुछ नाम है। वो एक्स की एक्सचेंज चलता है, वो की एक्सचेंज ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैकेट्स में अपने को। ठीक है, तो अब उसके बाद ना ये क्या कर रहा है, एप्लीकेशन डेटा, ये देखो एप्लीकेशन डेटा भेज रहा है ये। और एप्लीकेशन डेटा इसके पास क्या बोलते हैं, इनक्रिप्टेड है। 090, यहाँ था, यहाँ गया। तो ये जो डेटा आ रहा है ना आपका, ये इनक्रिप्टेड है आपका एप्लीकेशन डेटा। अच्छा ठीक है, तो इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डेटा ये देखो, ये दिखा रहा है मेरे को, ये जो डेटा है ना, इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डेटा ये दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पा रहा है, TLS V1.3, ओके ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ना जो PSH फ्लैग है ना वो नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और फाइंड कर रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रोटोकॉल की मदद से यहाँ पे सेंड कर पा रहा है डेटा को नेटगेट। तो देखो इनक्रिप्टेड डेटा क्या है, इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डेटा C4BC और ये जो भी है, ये हैक्स है बट ये इनक्रिप्टेड है। देखो यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा, पिछली बार यहाँ पे दिख रहा था अपने को, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बिकॉज ये एक प्राइवेट की, सॉरी पब्लिक की से इनक्रिप्टेड है। ठीक, तो अच्छा ये टास्क भी आप लिख लो कि नेटगेट से आप एक ना इनक्रिप्टेड ट्रैफिक, इनक्रिप्टेड चैट करोगे आप बीच में, और उसका जो स्क्रीनशॉट है ना मेरे को भेजोगे। ठीक है, और बाहर से आप भेजने की जरूरत नहीं है, आप इसका बस इतना ही भेज देना कि ये वाला जो टर्मिनल वाला है ना, दोनों साइड का होना चाहिए ना, ऐसे दोनों साइड कर लेना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी आपको लगे, और उसको भेजना ट्रैफिक को, और उसका एनालिसिस करना, उसका एनालिसिस का भेजने का जरूरत नहीं है, बाकी इसको भेज सकते हो, बट कर लेना एनालिसिस जो भी है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेटगेट की बहुत इंटरेस्टिंग टूल है नेटगेट, या एनकेट या एनसी जो भी है। -H लिखता हूँ यहाँ पे, मैं बहुत सारे इसके वो देखता हूँ, क्या बोलते हैं, फ्लैग्स, इसके बहुत सारे मैं फ्लैग्स देखता हूँ, और इन्होंने काफी कुछ ऐड कर दिया है यहाँ पे अभी, बट अपने को देखना है फन, इसके अंदर नहीं है क्या, चलो लाओ देखते हैं। शायद इन लोगों ने हटा दिया है, वो मालूम नहीं मेरे को, बट अच्छा चलो, अगर हटा दिया तो फिर एक और चीज सीख लो। देखो आप हमारे पास ना, कि हमारे पास लिख रहा था मैं, नेट कैट की एक स्टैंड अलोन बाइनरी फाइल है, मतलब ये उन्होंने रिलीज करी हुई है। देखो नेट कैट बाइनरी ELF। ठीक है, अगर मैं पे सर्च करूँ तो देखो यहाँ लिखा नेट कैट बाइनरीज, पहला ही रिजल्ट है। और बिल्ड के अंदर मिलेगा, ओके। तो ये देखो, ये जो दिख रही है ना फाइल आपको, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और ये एक स्टैंड अलोन बाइनरी है, इसको बस सिर्फ ना इसकी मदद से मैं रन कर सकता हूँ नेट कैट को, है ना। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ यहाँ पे, नेटकिट अभी मेरे डाउनलोड के फोल्डर में आ गया होगा, तो बाकी मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ डाउनलोड से, root/download, है ना, और NC64 और इस पाथ पे, तो ये कॉपी हो गया। एलएस करेंगे, यहाँ पे मेरे को फाइल दिख जाएगी ये, इस पे मैं फाइल कमांड रन करूंगा टू चेक कि कौन सी टाइप की फाइल, कौन सी टाइप की फाइल है, ELF फाइल है। ELF फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल, क्या होती है, बाइनरी फाइल आपकी, है कि नहीं। और कौन सी बिट की बाइनरी है, 64 बिट की बाइनरी है। ठीक है, 64 बिट का मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है, तो अभी मैं इसको CH मोड से परमिशन दे देता हूँ एग्जीक्यूट होने की, +X, CH मोड +X./NC64। ठीक है, अब जरा इसको LS करूँ तो ये ग्रीन हो गया, इस यानी इसको एग्जीक्यूट होने की परमिशन मिल गई, तो NC64, और यहाँ पे मैं -H करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक फ्लैग एक्स्ट्रा देता है अपने को, -E। -E क्या करता है, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेंजरस। क्यों डेंजरस, क्यों भाई, एक प्रोग्राम ही तो एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या दिक्कत है। डेंजरस इसीलिए कि हो सकता है आप
अपने सर्वर टीसीपी सर्वर चालू किया हुआ है आपने, और उस पर एक आपने प्रोग्राम लोड किया हुआ है, और जितना भी इनपुट आ रहा है क्लाइंट की साइड से उस प्रोग्राम के अंदर डाल दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो प्रोग्राम हो आपका बेस। क्या हो? बेस। क्योंकि भाई बेस के अंदर जब क्लाइंट का इनपुट जाएगा, तो क्लाइंट के इनपुट में अगर कोई कमांड हुई, जैसे मान के चलो एक रिवर्स सेल हुआ या फिर कोई ऐसा मेलिशियस पेलोड हुआ, तो आपका सिस्टम तो हो गया ना। सेम काम हम करते भी हैं सीटीएफ को सॉल्व करते टाइम पे, रिवर्सल लेते टाइम पे, जब हम नेटगेट की बाइनरी में हाइफन ई नेटगेट की बाइनरी को एक सर्वर पे अपलोड करते हैं, जिसको भी अपने को हैक करना है किसी भी तरह से। अब सिनेरियो पे डिपेंड करता है किस तरह से अपलोड करनी है। और अपलोड करने के बाद हाइफन ई फ्लैग का यूज करके डॉट स्लैश नेटगेट हाइफन ई, और जो भी फाइल मेरे को रन करनी है, जैसे बिन स्लैश बेस, और एक लिसनर स्टार्ट कर सकते हो, आपने उसको कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जरा करके देखते हैं इस चीज को। तो मैं लिखूंगा एलसी हाइफन ई बिन स्लैश बेस, और चलो कनेक्ट करते हैं। 10.10 सॉरी 10.10 नहीं, वो मेरे को सीटीएफ वाली आदत है। 168.12.1 ये मेरी आईपी है। और यहाँ पे क्या करता हूँ इस विंडो पे, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ डाटा। इस विंडो में क्या कर रहा हूँ मैं कि नेटगेट, ओके, नेटगेट हाइफन एलबीपी 9090 हाइफन, अच्छा सॉरी, डॉट स्लैश नेटगेट, ये वाली बाइनरी रन करनी है अपने को जो हमारे पाथ में रखी है, तो डॉट स्लैश नेटगेट 64 एनसी 64, और हाइफन ई दिया, और उसके बाद एक प्रोग्राम फाइल दी, जैसे बिन स्लैश बेस। बेस जो फाइल है आपकी किसके अंदर रखी हुई है? बिन फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर। और उसके बाद नॉर्मली जिस तरह से सिंटेक्स होता है उसका, वो दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? आईपी दिस तो छोड़ो, इसकी जगह 127.1 कर लेते हैं। अभी भी सेगमेंटेशन फॉल्ट। ओके, हो सकता है इस बाइनरी में कोई गड़बड़ हो। बाकी मेरे पास रखी है वैसे बाइनरी में, बताऊं तो आपको, इसको मैं यूज भी नहीं करता जहाँ तक है। इसको हटाता हूँ मैं, और एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास रखी है रूट डेस्कटॉप एच टी बी बाइनरीज नेटगेट कॉपी। ठीक है, तो अब मैं डॉट स्लैश एन सी करके रन करूँ, हाइफन एच करूँ, तो इसके पास हाइफन ई है। ओके गुड, ये भी सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा है क्यों? सर वो उधर भी तो इसी कमांड से स्टार्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, उधर भी इसी कमांड से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, जैसे सर्वर पे अपलोड कर रहे हो। हाँ तो सर उधर उस कमांड से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, वो जैसे डैश ही नहीं आया ना उधर भी। ऑडियो फ्लैग आया ना हाइफन पी। आईफोन ई, वो डैश ही नहीं आया ना इधर भी आपने, जो जहाँ से हम लिसनिंग कर रहे हैं सर वहाँ पे। डैश नहीं नहीं, आप पहले अपलोड करोगे इस, ये जो आपकी बाइनरी है ना, नेटगेट बाइनरी, इसको आप पहले अपलोड करोगे, तो इसकी मदद से क्या है ना, इस बाइनरी के अंदर तो है हाइफन ई फ्लैग, तो जी वो सर। वहां पे तो वो आ जाएगा ना वहां पे, तब आ जाएगा ना। ओके। तब उसी फोल्डर के अंदर उसी बाइनरी को रन करोगे जो आपने अपलोड करी है, ना कि उस नेटगेट को रन करोगे आप, जो कि क्या बोलते हैं, उस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर तो हाइफन ई नहीं है ना। ओके। ये तो एक तरीका है, पता है आप, ये तो आप करो भी मत, कोई जरूरत भी नहीं है। आप तो क्या बोलते हैं, कोई अपनी स्क्रिप्ट बना के डाल दो, उसको एग्जीक्यूट कर दो। ये तो एक तरीका है ना सर्वर इधर को से हैक वो करने का। पीएचपी रिवर्सल, पाइथन रिवर्सल। हाँ, पीएचपी का रिवर्सल डाल दो आप, जो होता है। और एक चीज बताऊं सबसे अच्छी, जब कभी एक टिप दे रहा हूँ आपको, बाउंड्री हंटर्स को, अगर आरसी मिल रहा है तो वैसे शायद ही मिलेगा, बहुत कम चांस रहता है, बट मिल रहा है ना आप लोगों को, तो जब रिवर्सल आपको लेना पड़े, और हो सकता है प्रिविलेज एक्सक्रीशन आपको करना पड़ जाए वहां पे, तो जब कोई चीज काम ना करे ना पीएचपी वाली साइड पे, तब पीएचपी का जो बड़ा वाला रिवर्सल रहता है ना, वो हमेशा ट्राई करके देख लेना, बिकॉज वहां पे सर्वर पे कभी वही कभार वाला ना सिक्योर। सर जहाँ पे हमको आईपी और पोर्ट रिप्लेस करके डालने होते हैं। हाँ, वही वाला मैं दिखाया था आपको, कौन सा वाला, रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, एचटीबी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, ओके, यहाँ नहीं, पेज। ये देखो, ये वाला जो इस वाली सेल की बात कर रहा हूँ मैं, है हाँ ये ना,
ये जो बड़ा वाला सेल, कि सेल हमेशा तो नहीं, मतलब काम कर ही जाएगा आपके, जब कभी काम नहीं, इसको ट्राई कर ही सकते हो आप, हमेशा इसी को ट्राई करो अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन रहती है, सिक्योरिटी रहती है सर्वर पे, है ना। तो क्या होता है कि सिक्योरिटी के नाम पे वो क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं ना। फंक्शंस किसके होते हैं? पीएचपी के। ये ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा सा, बट सुन लो प्लीज। कुछ पीएचपी के फंक्शंस होते हैं आपके, जैसे सिस्टम, है ना। सिस्टम सिस्टम क्या करता है पीएचपी के अंदर? कमांड एग्जीक्यूट करने काम आता है ना। और जैसे एक होता है आपका एक्जैक होता है ना। ये जो ये जो ये जो फंक्शंस होते हैं ना आपके पीएचपी के अंदर, इनको बैन करके रखा जाता है। कि भाई जरूरत ही नहीं है ना उनको, क्यों यूज करे कोई इंसान इसको, सिस्टम और एक्जैक को, अगर उन्होंने कोड में लिखा ही नहीं अपनी दो फंक्शंस। तो क्या होता है, आप जब भी पीएचपी का कोई रिवर्स सेल रन करते हो जिसके अंदर ये चीज आ रही है, तो वो दिक्कत कर जाता है कभी कभार। बट इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैंने कभी पढ़ा नहीं है ये, ठीक है सॉरी। बट कुछ अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशन है इसमें सेल लेने का, शायद सॉकेट बेस्ड है ये, सॉकेट प्रोग्रामिंग चलती है इसके अंदर शायद, जहाँ तक है, ठीक है। तो इसलिए काम कर जाता है ये, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ओके हाँ, हाइफन ई। ये लाओ देखते हैं काम क्यों नहीं कर रहा है। या बिन स्लैश एच छोड़ते हैं, बिन स्लैश एस एच 127.0.0.1 और मैं आपके सामने जीडी भी नहीं कर रहा। फ्लैग देना पड़ेगा ना, कौन सा? वहाँ पे अपन पोर्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए कोई हाइफन पी या फिर नहीं नहीं, आप ये देखो, ये बेसिक सिंटैक्स होता है नेटकैट का, हाइफन एच। ये बेसिक सिंटैक्स होता है नेटकैट का, कि डेस्टिनेशन और पोर्ट ना बिना उसके दिए जाते हैं। जब आप एज ए क्लाइंट आप काम कर रहे हो ना नेटकैट के साथ, है ना, और जब आपको एज ए सर्वर काम करना है तब आपको हाइफन पी, इस तरह से। नहीं तो बेसिक सिंटैक्स तो यही होता है उसका, बिना पी के आप तो कनेक्ट कर रहे हो। जब आप, जैसे मैंने किया था ना नेटकैट google.com 8p, कनेक्ट हो गया था ना यहाँ से, तो कोई देने की जरूरत है नहीं उसमें। बट देखते हैं इसकी दिक्कत क्या है, नहीं तो फिर 32 वाली देखेंगे बाइनरी। वैसे जहां तक है चल तो जाना चाहिए था ये, बट रुकने देना। एवियन 5, अच्छा अगर मैं इसको ना चालू करूँ, ये तब भी दिक्कत दे रहा है। 32 बिट की बात, पर 32 बिट रन कर जानी चाहिए 64 बिट के अंदर। हम्म। अच्छा एक काम करते हैं, चलो मैं बना ही लेता हूँ, कंपाइल कर ही लेता हूँ अपने सिस्टम पे। रुको जरा, मेरे को 2 मिनट हो। है नहीं इसके अंदर। ठीक है, एनसी अप टू डेट बता रहा है, विच मीन्स कुछ तो गड़बड़ है मेरे सिस्टम के साथ। दूसरा सिस्टम नहीं। वैसे पता है क्या, जब ऐसे सेगमेंटेशन फॉल्ट दिख जाए ना आप लोगों को, तो समझ लेना कि ना, हो सकता है कि आपको कुछ पैसे मिल जाए, क्योंकि ये बग होता है आपका। जैसे अब इसमें मेरे को मिला है लिबसी के अंदर, तो मैं वैसे तो मैं एनालिसिस करूंगा इसकी बाद में जीडीबी के साथ, कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे आ रही है, इस स्टैक पे आ रही है, स्टैक पॉइंटर पे आ रही है, और ऑफसेट ये है इसका।
कोड ये है इसका, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इस कोड को हैश टू असेंबली, बट इसको चलो मैं बाद में करके देखूंगा। बट इतना अच्छा, अभी के लिए इतना समझ लो। अभी के लिए इतना समझ लो कि डॉट स्लैश एनसी हाइफन ई जो होता है, पिन स्लैश बैच अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, एक बार जरा मैं एलबीपी करूँ 9090, तब भी ओके ठीक है, कोई बात नहीं, होने कोई नहीं आ रहा है वो। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉट स्लैश एनसी हाइफन एच, और यहाँ पे ई नाम की जो फ्लैग दिख रहा है आपको, डेंजरस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप हाइफन ई के बाद जो भी सप्लाई करते हो, जो भी बाइनरी या फिर जो भी प्रोग्राम आप सप्लाई करते हो, वो इसके अंदर जाता है, नेटगेट के अंदर, और जितना भी इनपुट आता है इस साइड से जितना भी इनपुट आएगा, वो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे और जो वो इसको जाएगा, तो वो यहाँ पे जाकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बिन स्लैश बेस बाइनरी दी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हो सकता है कि कोई दिक्कत हो मेरे सिस्टम के साथ, तो मैं बीएम पे रन करके देखूंगा एक बार इसको, बाकी जीडीबी से एनालिसिस करके देखूंगा और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नेटवर्किंग का तो इतना है, इतना ही बहुत है नेटगेट के साथ, इसको मैं बताऊंगा, है ना, इस फ्लैग को। बाकी जितने भी फ्लैग्स हैं आप खुद फिगर आउट कर सकते हो, बहुत इजी है, और इतना कुछ है भी नहीं इसके अंदर। नेटगेट के अंदर जो काम आए, काम तो वैसे आएगा बहुत, बट काफी इजी चीज है, बाकी सारी कुछ ज्यादा है नहीं। यूडीपी पोर्ट, मतलब टीसीपी को हटा करके अब यूडीपी प्रोटोकॉल आपको चालू करना, यूडीपी पोर्ट आपको चालू करना है, तो आप यूडीपी पे जा सकते हो, स्विच कर सकते हो। हाइफन यू लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको बस। सिंटैक्स क्या होगा? एनसी हाइफन यू हाइफन एलबीपी, सिंपल है। कैलकुलेशन कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो तो हाइफन यू और 127.19090, इस तरह से सिंपल, ठीक है। आपको सोर्स एड्रेस अपना खुद का स्पेसिफाई करना है, वैसे आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट आएगी भी नहीं फिर आपके पास, है ना। तो वो करना भी मत, मतलब रेस्पॉन्स आएगा नहीं आपके पास, तो वो करना भी मत, ठीक है। और ट्रैफिक का डंप लेना है आपको, तो हाइफन वो आता है इसमें, मतलब जितना भी आप भेज रहे हो ना, किंग पिंग जोकर बैक में, जो भी आप कन्वर्सेशन चल रहा है बीच में, तो नेट कैट के बीच में, वो आप अगर आपको डंप करना है उसको फाइल में सेव करना है, तो हाइफन ओ, और हाइफन ओ के बाद फाइल, बहुत सिंपल है, ठीक है, सारी चीजें। अच्छा, मैंने आपको एक चीज दिखाई यहाँ पे, एल एस आईफन एल ए में करता हूँ, एल एस आईफन एल ए डॉट स्लैश एन सी करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये है क्या चीज है, एन सी डॉट स्लैश एन सी। ये एक, अगर मैं इसमें फाइल करूँ, ये एक बाइनरी फाइल है। क्या चीज है? बाइनरी फाइल। ये बनती कैसे है बाइनरी फाइल? और जो कितना दुनिया भर का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है फाइल कमांड के अंदर, कि वर्जन 1 है, जीएनयू लिनक्स के अंदर है, स्टैटिकली लिंक्ड है, या लिख रहा है ना मैं इसको हटा देता हूँ, काम नहीं इसका, स्टैटिकली लिंक्ड है, और जीएनयू लिनक्स 2.6.32 बिल्ड SH1, और उसके बाद कुछ वैल्यू दी हुई है, और बताया गया स्ट्रिप्ट बाइनरी है। क्या है, क्या चीजें सारी, और ये बताया गया है कि इंटेल इस प्रोसेसर पे चलने के लिए बनाई गई है, इस आर्किटेक्चर में चलने के लिए बनाई गई है, सॉरी, है ना। तो और ये एक एल्फ बाइनरी है, सबसे पहली चीज तो ये एल्फ बाइनरी होती है आपकी लिनक्स की, मैं बता चुका हूँ आपको। और विंडोज की होती है आपकी EXE, और एक होती है MACHO मैक ओ, ये होती है आपकी मैक ओएस में, ठीक है। ये आपकी बाइनरी जो होती है, बट क्या होता है कि शायद मैक के अंदर भी नहीं लिखते हम लोग, बट मेरे को मालूम नहीं मैक के अंदर ज्यादा। देखो विंडोज के अंदर क्या रहेगा कि फाइल नेम डॉट EXE, ऐसे GTA 5.exe ना, ऐसे रहेगा। बट लिनक्स के अंदर क्या है ना, हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि एनसी, बस एनसी, ऐसे नहीं कि NC.elf, करने को कर सकते हैं, बट पता नहीं हम लोग क्यों नहीं करते, मैं भी नहीं करता, कोई नहीं करता। NC.elf नहीं लिखते हम एक्सटेंशन में बाइनरी के, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि फाइल कमांड रन करके देख लेंगे लिनक्स के अंदर, टर्मिनल के अंदर, कि कौन सा फाइल है, क्या किस टाइप का फाइल है, PDF फाइल है, जिप फाइल है, बाइनरी फाइल है, कैसे फाइल है, तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे फाइल कमांड की मदद से, जो कि मैंने यहाँ पे किया। देखो फाइल, और उस फाइल का नेम, कौन सी फाइल है, ठीक है। तो ये बनती कैसे, क्वेश्चन मेरा ये था। जरा मेरे को एक मिनट,
मेरा फ्रेंड का कॉल था, ठीक है। हम लोग ऐसे इस तरह से देते नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि ये बनती कैसे है, कौन बनाता है इनको, बनाते तो खैर हम ही लोग हैं, बट ये बनती कैसे है। देखो, जो जितनी भी लैंग्वेजेस बन रही है ना, बनी थी, पाइथन बनी है और जितनी भी लैंग्वेज बनी है स्क्रिप्टिंग, कहीं ना कहीं उनकी जो शुरुआत है वो सी से हुई है। जो कह सकते हैं जननी जो है ना उनकी, वो सी है। सी सबसे पहले वैसे तो आप देखो हेक्स कोड भी होते हैं, है ना, 1010 भी होता है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज भी होती है ना, और दुनिया भर की चीजें होती है। बट अगर एक लेवल पे बात करें तो सी काफी हद तक अच्छी मानी जाती है, किसी भी बहुत पुरानी मानी जाती है, और वो अच्छी मानी जाती है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, बहुत लो लेवल की चीज को। असेंबली से ऊपर बात करें तो असेंबली भी सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, चिंता मत करो, बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ आप लोगों से मैं। तो असेंबली से जब ऊपर बात करें ना हम लोग, तो सी की बात करते हैं, और सी से आप पाइथन बनाते हो, है ना। सी प्लस प्लस उसी से बन रही है आपकी, शायद जावा में भी वही वही चीज लग रही है आपकी, है ना। एक बार आप गूगल कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे जावा को बताता है कि सी, ओके, तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है आपका वो सी के अंदर रिटर्न किया गया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको सी तो देखो देखने को मिलेगी मिलेगी, तो सी को सीखना इतना जरूरी है ना। और देखो कोई भी इस चीज को लेकर नहीं रोएगा मेरे सामने कि देखो हमारी पाइथन भी चल रही है, सी भी चल रही है, आपके कॉलेज वॉलेज होंगे उसमें जावा चल रही है, तो इस चीज को लेकर मत रोना मेरे सामने, क्योंकि देखो मैंने भी 3 3 लैंग्वेज एक साथ पढ़ी है, और हो जाती है, बहुत ईजी रहता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तीनों की, ठीक है। इस चीज को मत बोलना मेरे से कि 3 3 लैंग्वेज, 2 2 लैंग्वेज एक साथ मत पढ़ाओ, पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको करना है तो इस फील्ड के अंदर कुछ, ठीक है। सी से पाइथन बनी, सी प्लस 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 बनी, जावा बनी आपकी, है ना। असेंबली से जब ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी मानी जाती है सी लैंग्वेज। अब पाइथन क्या चीज है, पाइथन एक बाइनरी तो है, पाइथन डॉट ई तो होता है, जावा जावा डॉट ई आपने देखा तो होगा वहां पे, जावा डॉट ई। और और भी बहुत, अब जैसे मान के चलो आप कोई गेम बनाते हो सकता है उसी के अंदर बनाओ, वैसे नहीं बना होगा जहां तक है। सी शार्प की स्क्रिप्टिंग होती है उसके अंदर, और सी शार्प जो सी से बनी है, तो सी हर जगह काम आएगी आपके। तो मेरा आंसर ये है, मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि बनती कैसे है एंस नेट गेट, और बहुत सारी फाइल्स, बाइनरी बनती कैसे है, 1010 में लिखा कैसे जाता है, 1010 में कोई नहीं लिखता है, लिखते हम सी के अंदर है। सी के अंदर लिखने के बाद जैसे पाइथन का कोड होता है ना, पाइथन के कोड में क्या होता है कि प्रिंट है, सॉरी प्रिंट, ये होता है प्रिंट हेलो। प्रिंट कैसी, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज है ना, कि सिंगल लाइन रन करे, सिंगल इंस्ट्रक्शन रन करे, वैसी वाली लैंग्वेज है। बट सी कैसी लैंग्वेज है कि पूरा एक बार में चेक करे कोड को, उसके बाद उसको कंपाइल करे, कंपाइल से क्या मतलब है कि पूरा उसको एक बाइनरी फॉर्मेट में चेंज कर दे, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर देंगे, उसके बाद उस बाइनरी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन की जैसे नहीं, पाइथन का ऐसे इंटरप्रेटर खोला हम लोगों ने, है ना। अब यहाँ पे कुछ हवाबाजी कर रहे हैं हम लोग, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 3, ऐसे नहीं। सी जो है उसका पूरा कोड लिखना पड़ेगा, वो कंपाइल होगी, बाइनरी में बनेगी, 1010 में जाएगी, वो 1010 आपके सीपीयू में जाएंगे, सीपीयू में जाने के बाद वो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा उन पे ऑपरेशन, प्लस का एडिशन का, जो भी आपने यहाँ पे ऑपरेशन दिया है एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न होने के बाद वो आपके स्क्रीन पे शो करेगी। इस तरह से कुछ काम करता है क्या सी। पाइथन किस तरह से काम, पाइथन भी इसी तरह से काम करता है वैसे, पाइथन पे बाइट्स कोड्स का कंसेप्ट काम करता है, बट जानी तो वैल्यू सीपीयू के अंदर ही है, आपको सीव करना तो काम सीपीयू को ही है, बट थोड़ा सा हाई लेवल है पाइथन का सी से, ठीक है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं सी के अंदर बने हैं, है ना। आप चाहे लिनक्स लिनक्स की बात तो करो ही, मतलब लिनक्स तो पूरा ही सी पे है। लिनक्स का कर्नल का जितना भी कोड देखोगे आप, जो लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स हमेशा रिलीज करता रहता है, रोज रोज रिलीज करता है, रोज तो नहीं करता खैर, महीने में 2 बार ही कर देता है वहां पे अपडेट गिटहब पे अपने पे, तो वो जितना भी करता है अपडेट कर्नल कोड के अंदर, वो सारा सी के अंदर, सी में ही चेंज करता है, सी में ही कोड लिखा गया है ना लिनक्स का। तो ये नेटगेट जो बाइनरी है हमारी, ये भी सी के अंदर ही बनी है। देखो यहाँ पे इसका सी का कोड है नेटगेट का,
ओके वेट, ये देखो, देख रहे हो, इसी का कोड है। देखो, देख के डरना मत, मेरे को भी नहीं आ रहा समझ में, चिंता मत करो, ऐसे देखने पे किसी के समझ में नहीं आता, मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरीके का कुछ सी का कोड होता है। ऐसे ये पॉइंट रिटर्न करने वाला फंक्शन है। अगर कोई आपने कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ी हो जैसे जावा है ना, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज पढ़ी हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है। ठीक है, वॉइड रिटर्न करने वाला फंक्शन है ओ प्रिंट नाम का, ये आर्गुमेंट ले रहा है विच वर्फ एंड, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स इसके अंदर लगा दिए इसने। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद ऐसे कुछ फंक्शन के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, देखो, है ना। सिंपल 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 सिंपल, सब कुछ सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, सब आ जाएगा आप लोगों को, चिंता मत करो देख करके। और सी की देखो एक लाइब्रेरी है यहाँ पे, वैसे ये कोड भी सी के अंदर ही होता है, बट डॉट एच एक्सटेंशन लाइब्रेरी का होता है उसका थोड़ा सा, कि डिफाइन किया जाता है इसके अंदर क्या क्या चीज रहेंगी, क्या क्या चीज नहीं रहेंगी, है ना, वो होता है। और आपको कुछ छोटा प्रोजेक्ट अगर देखना हो ना सी के अंदर क्या बना हुआ है, नेटकैट तो काफी बहुत बड़ा है भाई, बट छोटा प्रोजेक्ट आपको जब देखना हो ना, तो आप मेरे ही देख सकते हो, एक छोटा सा लोकी एचटीटीपी एंड टीसीपी रॉ टीसीपी रिक्वेस्ट हैंडलर है। अह, दिखाता हूँ, शायद रूट के अंदर माई गेट्स, डेस्कटॉप के अंदर माई गेट्स के अंदर लोकी नाम का एक फोल्डर है, इसमें एसआरसी में मेन डॉट सी, देखो छोटा सा, इसको समझने की कोशिश आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। मतलब इतना भी छोटा नहीं है, चलो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, बट ये काफी आसान है बड़े प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैंने अकेले ने बनाया ना, इसलिए आसान है समझने में। यहाँ पे देखो सर्वर डॉट एच लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पे डिफाइन की हुई है चीज मैंने, है ना, ये चीज डिफाइन की हुई है। ठीक है, देखो, अच्छा 7:30 हो गए, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आप लोगों का। तो ये जो बाइनरीज है ना, ये हम लोग बनाएंगे आगे क्लासेस में। नेटकैट जैसे बाइनरीज कम कोड बनाएंगे, कोड को कंपाइल करेंगे, बाइनरीज बनाएंगे, और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते ना हम लोग बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन पे, रिवर्स इंजीनियरिंग पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं कराने वाला, चिंता मत करो, पहले थोड़ा थोड़ा आ जाए आप लोगों को, उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते आगे बढ़ेंगे। तो सी की प्रोग्राम, और सी की प्रोग्रामिंग ना हो सके तो अपने से ज्यादा कोशिश करना सीखने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपना टाइम इस पे पूरा बर्बाद नहीं कर सकता कि वेरिएबल क्या चीज होती है ना, वो बताने में, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं सी ही पढ़ाता रह जाऊंगा आप लोगों को। क्योंकि छोटी मोटी जो कंसेप्ट है ना आपका, वो क्लियर रहना चाहिए आप जब भी आप कर रहे हो मेरे साथ, कि वेरिएबल, आप ये नहीं पूछना चाहिए मेरे से वेरिएबल क्या चीज होती है, फंक्शन क्या चीज होती है, वो चीज आप पाइथन में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं बना दूंगा फंक्शन उतनी देर में, बस सिंटेक्स आप जो है ना, सिंटेक्स हो सकता है कि आप भूल जाओ, सिंटेक्स क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें सी के अंदर पाइथन से ऐसे डिफरेंट है कि इस तरह से वो बनाया जाता है, फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू, अच्छा आज के जो 2 टास्क दिए हैं उनको जरा कंप्लीट कर देना और उसके स्क्रीनशॉट भेज देना, और बाकी कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मेरे को बता देना, और कल थोड़ा सा सी का मैं बताने वाला हूँ आपको। वैसे टफ था क्या ये आज का सेशन जो था थोड़ा सा? अ, आवाज आ रही है मेरी सभी को? सर स्क्रॉल डाउन करिए सर। स्क्रॉल तो करिए सर, सब रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ओके, सॉरी। हाँ, कोई वो, अच्छा ठीक है, आपने भेज दिया, थैंक यू। कंपाइलर की हेल्प से बिन में चेंज करा जाता है, कंपाइलर की हेल्प से बाइनरी में चेंज किया जाता है, नहीं, सॉरी, कंपाइलर की हेल्प से आप बाइनरी में चेंज नहीं कर सकते, बाइनरी इक्वल कंपाइल हो गई सो हो गई, अब आप उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओगे और फिर चेंज करोगे मैनुअली, उसके हेक्स कोड्स में, उसके असेंबली में चेंज करोगे। भाई बेस, बेस भी आप सिखाओगे? हाँ, बेस भी मैं ही सिखा रहा हूँ। हाँ,
सर हेलो मैं वर्ल्ड बोल के रहा लिए। था जो आप पूछ रहे थे ना कि वो करते हैं कंपाइल, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कंपाइलिंग की हेल्प से करते हैं ना बाइनरी में कन्वर्ट। हाँ हाँ, तो कंपाइलर की हेल्प से करते हैं। हाँ जी वही मोहित। बोल रहा था सर मैं। ठीक है। सर वो सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या है, क्या करें? अच्छा, जब भी आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट दिखे तो एक चीज होती है आपके कर्नल में, एड्रेसिंग का कंसेप्ट चलता है ना, आपके मेमोरी से एड्रेसेस होते हैं आपके रैम के अंदर। तो क्या है, आपका प्रोग्राम जब लोड हो जाता है रैम के अंदर, आपने मालूम ही होगा रैम के अंदर लोड होता है, तो वहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं ना आपके। तो क्या है कि कभी कभार आपका प्रोग्राम इनवैलिड मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने की कोशिश करता है, आपकी जो प्रोग्राम है ना, जो चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो अगर वो प्रोसेस किसी भी एक टाइम पे इनवैलिड प्रोसेस, इनवैलिड क्या बोलते हैं, एड्रेस को अगर एक्सेस करने की कोशिश करती है ना, तो ये जो फॉल्ट, ये जो कर्नल होता है ना, कर्नल के अंदर एक ऐसी सिक्योरिटी होती है कि वो डिटेक्ट कर ले कि यार एक चीज कुछ गलत हुआ है प्रोग्राम के साथ, कि ना उसने एक इनवैलिड एड्रेस एक्सेस करने की कोशिश करी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता सिस्टम में, है ना, या फिर उसकी रीच नहीं है उस प्रोग्राम को उसको रीच करने की, वो पहुंच नहीं सकता वहां तक उस एड्रेस तक। तो क्या करता है कर्नल, एक ऐसा सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता है। इतना भी नहीं, नेटगेट यूज करा था तो पहले बताया उसके बारे में। हाँ ठीक है मोहित। जी सर, जी सर, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? वो पढ़ा है सी पॉइंटर्स के बाद, बट अब नेटगेट को कैसे ठीक करें? हाँ, नेटगेट का एनालिसिस मैं खुद कर लूंगा। मैं देखता हूँ कि जीडीबी के साथ अगर कुछ हो जाए तो। हाइफन ई फ्लैग मेरे को नहीं मालूम है मेरे सिस्टम पे क्यों नहीं चल रहा है, बिकॉज ना मैंने अभी दिवाली की छुट्टियों में कुछ सिस्टम्स हैक करे थे एचटीबी के। तो वहां पे तो अच्छा खासा चल रहा था, बाकी मैं बीएम में ट्राई करके देखूंगा, अगर चल जाए तो वहां शो कर दूंगा आपको। ओके। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस जगह एरर है। बहुत टाइम लग जाता है ऐसी चीजों, क्योंकि बहुत लो लेवल की चीजें हो जाती हैं, सेगमेंटेशन फॉल्ट और ऐसे आते हैं ना आपके एरर्स, इनको डिबग करने में बहुत टाइम लग जाता है, महीने महीने लग जाते हैं कभी कभार, तो बड़ी बाइनरी हो तो, बहुत सारी लाइब्रेरी चूज कर रही हो वो बाइनरी, तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम खाती है। बाकी जो भी टास्क कंप्लीट कर देना प्लीज, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू।